हेलो एवरीवन। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जेपीएससी मेंस के। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। तो ये तो आप श्योर रहिए कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों से क्वेश्चंस होंगे, और मॉडर्न में आपको एनीवेज गांधी से क्वेश्चंस रहना ही रहना है। तो गांधी होना भी चाहिए, है ना। अपना इंडियन इंडिपेंडेंस में या फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी का कितना टॉल फिगर था वो हम सब जानते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। तो इसी को हम देखते हैं कि हमें कैसे अगेन अटेम्प्ट करना है और किस तरह से हम एक अच्छा सुगम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले हम अगेन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? तो हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी इज़ one of the biggest name in किसमें? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब बिगेस्ट नेम्स तो हमने कह दिया, अब इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए हम अपना कुछ एक पॉइंट रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पॉइंट रख देंगे? सो मच सो दैट वो इस तरह के बड़े नाम थे कि इंडियन मूवमेंट, कौन सा, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट इज जनरली, हम किस तरह से देखते हैं? प्री गांधीयन, यानी गांधी के साउथ अफ्रीका से लौटने से पहले, और पोस्ट गांधीयन। एक लकीर खींच गई है ना कि प्री गांधी गांधी जी नहीं थे, फिर उनका इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल सीन में आना, और उसके बाद का फिर पोस्ट गांधीयन सीन। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि इतने बड़े फिगर थे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को जनरली देखा जाता है सीन एज प्री गांधीयन एंड पोस्ट गांधीयन एरा। पोस्ट गांधीयन एरा कब? तो आप लिख सकते हैं सिंस हिज अराइवल ऑन जनवरी 9, 1915। ये आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका से उनका लौटना कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को। आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। बस मैंने चूँकि इंट्रोडक्शन में ये लिखा था कि वो इतने बड़े फिगर थे कि प्री इंडिपेंडेंस, प्री गांधीयन और पोस्ट गांधीयन में जनरली हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, नेशनल मूवमेंट को। तो उनके आने से ये जो एक लकीर खींची हमने, उनको अपने बात को, पॉइंट को अपने वैलिड करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए हमने ये पॉइंट रख दिया कि वन ऑफ द बिगेस्ट नेम थे कि उनके एरा से पहले और उनके एरा के बाद में देखा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट को। ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि रोल क्या था महात्मा गांधी का। ठीक है, तो अब हम इसके मेन बॉडी के पार्ट में आएंगे। तो हम इसमें आएंगे रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि मेन पार्ट है सवाल का कि उनका रोल बताइए क्या था, है ना। तो हम यहाँ पर अब रोल में आते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले रोल में क्या हमें लिखना है? सत्याग्रह एज ए मोड ऑफ रेजिस्टेंस। सत्याग्रह क्या था? पहला आपका जो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण, जिसमें उनको मना किया गया था, वो जब चल रहा था किसानों का प्रोटेस्ट इनजस्टिस के खिलाफ, है ना। तो गांधी जी को मना किया गया था। और बीपीएससी जो लोग देते हैं उनको पता होगा कि हर बार एक सवाल होता है कि किनके कहने पर वो बिहार आए थे, किनकी रिक्वेस्ट पर, है ना। तो राजकुमार शुक्ला, वो सब हम जानते हैं। तो सत्याग्रह एज ए मोड ऑफ रेजिस्टेंस, तो एग्जाम्पल में क्या था? सत्याग्रह। यह यहीं से शुरू हुआ था गांधी जी का इंडिया में सीडीएम, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उससे पहले कुछ ऐसा सॉलिड किसी नाम के तले ये नहीं चल रहा होता था। अगर कहीं पे, एक तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि सिविल डिसोबीडियंस कुछ होता है। अगर कहीं था भी तो सॉलिड एक नाम नहीं था कि रेजिस्टेंस किस तरह से दिखाना है। तो गांधी जी ने इस चीज़ को दिखाया, और इससे क्या हुआ? इसमें इंक्लूड हुए कौन? मासेस, सिविल डिसोबीडियंस से। तो इसको आप लिखिए। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम दूसरे पॉइंट में? दूसरा कि और कंट्रीब्यूशन क्या था? एडहेरेंस टू नॉन वायलेंस, है ना, सीधा सीधी नॉन वायलेंस लिख दीजिए, वायलेंस।
किसी भी तरह का आंदोलन था। हम इससे पहले देखते हैं कि जो भी मेजर हुए हैं रेजिस्टेंस, जैसे बंगाल विभाजन के समय है ना, 1905 के टाइम हुआ था जो मूवमेंट, बंगाल मूवमेंट, वो भी क्या हो गया था, काफ़ी हद तक वो वायलेंट हो गया था। तो इसकी वजह से वो सस्टेन कर पाना मुश्किल था। गांधी जी नहीं होते तो अगेन इतने मुग़ल के बाद जो आपका कैप्चर किया था ब्रिटिश ने, तो पावरफुल तो वो थे ही, माइटी। ऐसा नहीं हो सकता था कि उनको ताकत दिखा के हम उनको भगा देते। और गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था कि वो नॉन वायलेंस से हमेशा नॉन वायलेंट रहे, कि भाई जो भी करना है डेमोक्रेटिक तरीके से रहो। और उनको आपका साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा मिला भी था इससे लाभ और रिजल्ट। इसकी वजह से उन्होंने सेम उस चीज़ को धीरे धीरे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया कि हम कैसे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने मांगों को रख सकते हैं। तो ये हम लिख देंगे। तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, गांधी जी ने क्या किया, इंटीग्रेशन किया किसका, मासेस का, है ना। तो हम ये लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ मासेस किसमें, इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी जी के आने से एक ये हुआ कि पैन इंडिया एक लीडर गांधी जी बन गए, और उनके रिक्वेस्ट पे, कॉल पे क्या हुआ, मासेस जुड़ने लगी। फिर हम इसमें कब जुड़ने लगी, तो हम इसके कुछ कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, या हम अगेन चंपारण भी लिख सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ, मासेस का जुड़ाव हुआ। ठीक है, तो इसको भी आप लिखिए अरेंज करके। उसके बाद और हम क्या लिख सकते हैं गांधी जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में जब हमें लिखना हो तो, और क्या लिख सकते हैं, फुलफिलमेंट या मीटिंग ऑफ जस्ट डिमांड्स। जो भी अलग अलग डिमांड रखे जाते थे, जैसे किस तरह के डिमांड, फॉर एग्जांपल खेड़ा सत्याग्रह देखिए आप, खेड़ा सत्याग्रह, इसमें क्या हुआ था, इसमें नॉन टैक्स का डिमांड उठा था, जिसको पहले से लीड कर रहा था कौन। फिर क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स। एक तरफ से इंडिपेंडेंस के मूवमेंट चल ही रहे थे, लेकिन जो अनटचेबल्स थे, दलित जो थे, उनका भी इंटीग्रेशन इस मूवमेंट में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनकी गिनती इंसान में हो ही नहीं रही थी। तो गांधी जी ने क्या किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कई सारे काम किए। जैसे उनको हरिजन कहा, है ना, सन ऑफ हरि, हरि के पुत्र हैं हरिजन। एंड उनसे क्या हुआ, उनको एक मॉरल बूस्ट मिला, और फिर उस तरह से उनका इंटीग्रेशन हुआ किसमें, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट में। उसके अलावा देख सकते हैं ये अनटचेबल वाला में वाईकॉम सत्याग्रह वगैरह था, है ना, वाईकॉम सत्याग्रह। इन सब में भी गांधी जी का कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा योगदान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रहा था। तो इस तरह से हम देखिए, यहाँ पर एक कैच है कि अगर आप गूगल भी करेंगे ना, तो ज़्यादातर क्या है कि आंसर जो लिखे होते हैं इंस्टीट्यूट में, वो क्या करते हैं, एक अलग अलग लिस्टिंग कर देते हैं। जैसे सिविल डिसोबीडियंस किया गांधी जी ने, ठीक है। उसके बाद चंपारण सिविल डिसोबीडियंस का ही पार्ट था, चलिए फिर भी लिख देते हैं, चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद क्या था, हंगर स्ट्राइक था, है ना, हंगर स्ट्राइक, पहला हंगर स्ट्राइक जो अहमदाबाद मिल में हुआ था, अहमदाबाद मिल में। उसके बाद क्या था, नमक, है ना, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह। इसी तरह से वर्क फॉर अनटचेबल्स भी था, है ना। इस तरह के बहुत सारे काम गांधी जी के हुए हैं, अलग अलग पीरियड में, अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग ये सब गांधी जी का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है कि किस किस तरह के उन्होंने काम किए, कि आप इसे लिस्ट कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस में थे गांधी जी, या फिर हंगर स्ट्राइक में थे, या नॉन वायलेंस में थे। नॉन वायलेंस तो उनका मेथड था ही, नॉन वायलेंस वे ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये तो उनका तरीका था। आपसे तरीका नहीं पूछता, आपसे पूछा है कि उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया। तो हमने जो आंसर लिखा है, तो आप इस पर जो क्वेश्चन का डिमांड है उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन में पूछा है कि उनका ये बताइए कि रोल क्या था महात्मा गांधी का। तो रोल कैसे हम देखेंगे कि उन्होंने सत्याग्रह को बनाया मोड ऑफ रेजिस्टेंस, फिर हम देखेंगे कि नॉन वायलेंस से वो एडहेरेंस किए रहे, मतलब जुड़े रहे, उससे वजह से सस्टेन कर पाया, लंबे समय तक चल पाया ये सारा आपका मूवमेंट। फिर उन्होंने मासेस को इंटीग्रेट किया, फिर वीमेन को इंटीग्रेट किया, है ना, और अपने जस्ट डिमांड को डेमोक्रेटिक तरीके से रखा, अनटचेबल्स को अपलिफ्ट किया। इस तरह के अलग अलग उन्होंने कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से किए। फिर आप इसको एंड में कंक्लूड कर दीजिए, जो आपको अच्छा सा इन चीज़ों का क्रक्स हो कंक्लूजन में, वो आप उसे लिख के कंक्लूड कर सकते हैं। तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट
was a collective effort of great freedom fighters, जिन्होंने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन रोल ऑफ महात्मा गांधी का इसमें इतना बड़ा है कि हम उनको आज तक फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। और क्यों? उनके हम आइडियल्स को फॉलो इवन टुडे। क्योंकि क्या कहते थे कि मैं अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान का, है ना, समस्याओं का निदान चाहता हूँ, है ना, जो सबसे सोचता हूँ मैं, जो अंतिम पंक्ति में यानी लास्ट, जो सबसे डाउन ट्रोडन है, सबसे जो मजबूर लोग हैं, उनका स्थिति कैसे सुधरे। तो आइडियल्स आर इवन फॉलोड टुडे सो दैट, है ना। जितना सारा आप स्कीम्स देखिए ना, पीएम आवास, क्यों भाई? क्योंकि जो आवास नहीं हो पा रहा है, जिनके लिए उन्हें हम आवास दिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड है। तो इतना नहीं आपको लिखना, बस मैं समझाने के लिए, ये मानते हुए कि आप न्यू कमर हैं और सीख रहे हैं आंसर लिखना, तो किस तरह से हम अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये एक आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लिए हैं, है ना, 3 हो गया है सवाल। बाकी अब हिस्ट्री का भी हम देखेंगे, और अगर रिमेनिंग हो और नहीं तो फिर आगे हम ऐसे सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 एक दिन करके सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी तरह का आपका कमेंट हो, कोई सुझाव हो या कुछ जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारा वेबसाइट है www.secivils.in। इस पे जाइए और वहाँ पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे। अगर अभी डाउन भी हो, क्योंकि वो अंडर मेंटेनेंस है, तो फिर वो आपको 1-2 दिन में अप मिलेगा वेबसाइट, और वहाँ पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, वो आपके नोट्स मिलेंगे। तो चलिए, कोशिश करते रहिए, आंसर्स लिखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।